नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं जिसमें कि RTE 2009 अर्थात एक ऐसा ये टॉपिक है जो कि प्रत्येक परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो UGC नेट हो, चाहे वो DSSB हो, KVS हो, NVS हो या शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा को आप देख लें तो प्रत्येक शिक्षक भर्ती परीक्षा या शिक्षा से संबंधित प्रत्येक परीक्षा के दृष्टिकोण से ये अत्यंत अनिवार्य और यहाँ से प्रश्न आना तय होता है 1 से 2 नंबर। और हम आज इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपके दिमाग में ये संपूर्णतया RTE 2009 ये पूरे दिमाग में आपके छप जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जब ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया, जिसको कि हम राइट टू एजुकेशन कहते हैं, ये दरअसल जो लागू हुआ भारतवर्ष में वो 1 अप्रैल 2010 को 1 अप्रैल 2010 को ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतवर्ष में, संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हो जाता है। और ये साथ ही 135वां देश भारत हुआ जो कि जहां पर कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये लागू हुआ। तो ये दुनिया का 135वां देश हुआ। साथ ही आपके मन में ये चल रहा होगा कि अगर 135वां देश भारत था जहां पर कि बच्चों के लिए शिक्षा को अधिकार के रूप में प्रस्तावित किया गया, तो पहला देश कौन सा? तो पहला जो देश था वो था नॉर्वे था। बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होगा कि अमेरिका होगा, ब्रिटेन होगा, जापान होगा, जर्मनी होगा, वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये नॉर्वे ऐसा पहला देश था जहां पर कि शिक्षा बच्चों को अधिकार के रूप में दिया गया, और वो भी अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा। तो ये 135वां देश भारत था जहां पर कि लागू हुआ। अब ये जो लागू हुआ वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य, ये मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा लागू किया गया। इससे पहले अधिकार नहीं था, बच्चों को शिक्षा लेना अधिकार नहीं था, लेकिन यहां से बच्चों का शिक्षा लेना अधिकार बन गया। अर्थात आप मना नहीं कर सकते हैं शिक्षा से, वंचित नहीं कर सकते हैं शिक्षा से। ये तो कुछ मुख्य चीजें हैं, और भी हम कुछ बिंदुओं को हम यहां पर उजागर करेंगे जो कि यहां पर। अब सबसे पहले ये जो शिक्षा अधिकार अधिनियम है, ये क्या हुआ? तो सबसे पहले इसमें अध्याय कितने हैं ये कई बार पूछ लेता है। तो कुल अध्याय इसमें RTE 2009 में कुल जो अध्यायों की संख्या है वो कितनी है? 7 है। फिर धाराएं कितनी हैं? तो 38 है, 38 धाराएं हैं। और साथ ही जो अनुच्छेद है वो कितना है? 1 अनुच्छेद है। अर्थात यहां पर 7 अध्याय हैं संपूर्ण RTE में, फिर धाराएं 38 हैं और 1 अनुच्छेद है। अब हम सीधे धाराओं पर आते हैं कि धारा नंबर 1, धारा नंबर 1 में क्या है? तो धारा नंबर 1 में है पूरा नाम और कहां लागू, ऐसा लिख लीजिए। ये यहां पर धारा 1 में जो कहता है, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये कहता है कि ये पूरा नाम, तो पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम था निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009।
ये था इसका पूरा नाम, अर्थात निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसका पूरा नाम था, जो कि सबसे पहले धारा 1 में कहा गया। फिर ये यहाँ पर दूसरा चीज़ यहाँ पर किया गया कि कहाँ कहाँ लागू हुआ। ये तो आपने देखा कि संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हुआ, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष में कुछ जगहों को छोड़ करके, वो कहाँ था, तो जम्मू और कश्मीर। आप सभी जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में 370 धारा लागू होने के कारण से वहाँ पर ये जो RTE 2009 है वहाँ पर वो प्रभावशाली नहीं हुआ, अर्थात यहाँ पर ये लागू नहीं हुआ। फिर और भी कुछ जगहें थी, जैसे कि धार्मिक संस्थान। अब ये धार्मिक संस्थान से मतलब है कि अगर मान लीजिए कि कोई वेद विद्यालय है, अगर मान लीजिए कि कोई मकतब मदरसा है, या फिर जैन से संबंधित है, अर्थात जितने भी प्रकार के अलग अलग धार्मिक संस्था होती है, उसमें ये जो RTE 2009 है वहाँ पर ये लागू नहीं होता है। अर्थात कुल मिलाकर के अब 2 जगहों को छोड़ करके ऐसा कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर और धार्मिक संस्थान में को छोड़ करके ये बाकी संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हुआ। लेकिन आज के समय में जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है, क्योंकि ये 370 जो 370 है वो क्या हुआ है, हट चुका है इसके कारण से। अब हम सीधे चलते हैं धारा नंबर 2 पर। धारा नंबर 2 पर मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ रही होगी। अब धारा नंबर 2 पर ये शब्दावली दी गई, कुछ शब्दावलियां जो हैं वो यहां पर दी गई। शब्दावली, अब कुछ शब्दावली दी गई, जैसे कि बालक, समुचित सरकार, प्रारंभिक शिक्षा, अन्वीक्षण के बाद असुविधाग्रस्त और दुर्बल बालक। फिर इसके अलावा विहित विद्यालय। अब यहां पर ये समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर जो धारा नंबर 2 है वहां पर कुछ शब्दावलियां दी गई, उस शब्दावलियों को परिभाषित किया गया। अब बालक मतलब क्या, तो बालक का मतलब है कि बालक 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष की जो अवस्था के बालक हैं उसके लिए केवल ये शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है वो लागू होगा, और वो मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था होगी। इसके अलावा इसमें जो वो तो सामान्य के लिए 6 से 14, और जो विकलांग हैं, विकलांग के लिए 6 से 18 वर्ष, विकलांग के लिए 6 से 18 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त होगी। लेकिन जो सामान्य बालक है उसके लिए कितना, तो 6 से 14 वर्ष के बालक के लिए शिक्षा का अधिकार मुफ्त होगा। फिर समुचित सरकार का अर्थ दिया गया कि आप केंद्र और सरकार दोनों मिलकर के इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी होगी, और इसमें दोनों की भूमिका, अहम भूमिका होगी जो निभाएगी। फिर इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा से मतलब यहां पर यह है कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, इसमें भी 2 विभाग किए गए, 1 से लेकर के 5 और 6 से लेकर के 8वीं कक्षा, 2 विभाग किए गए। और दोनों के लिए कहा गया कि ये जो प्रारंभिक शिक्षा है ये दोनों को प्रारंभिक शिक्षा में रखा गया, जो कि दोनों पर ये अधिकार, शिक्षा का अधिकार कानून जो है वो लागू होगा। इसके अलावा अन्वीक्षण या अनुवीक्षण का मतलब यहाँ पर यह है प्रवेश से संबंधित। प्रवेश का मतलब है नामांकन से संबंधित। नामांकन की प्रक्रिया, जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे वो आप टेस्ट लेकर के कीजिए, चाहे वो आप ऐसे ही कीजिए, चाहे वो आप साक्षात्कार लेकर के करते हैं, चाहे वो जैसे भी आप करते हैं, या फिर
मतलब जो भी करते हैं, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं नामांकन से संबंधित, वो उसको अन्वीक्षण में रखा गया। फिर असुविधाग्रस्त बालक या दुर्बल बालक, इसको क्या परिभाषित की गई, तो कहा गया कि जो असुविधाग्रस्त बालक हैं उसके लिए कहा गया कि खास करके जो मतलब जो घुमंतु लोग होते हैं या फिर जो मतलब घुमंतु लोग होते हैं, वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, तो उसको असुविधाग्रस्त बालक में रखा गया। या फिर जो SC ST होते हैं, वो भी दूर दराज के जो होते हैं, उसमें क्या है, वो शिक्षा की पहुंच से काफ़ी दूर है, तो शिक्षा की पहुंच से काफ़ी दूर है जो घुमंतु लोग होते हैं, तो इसके लिए उसको असुविधाग्रस्त बालक कहा गया। फिर दुर्बल बालक किसको कहा गया, कि जो निर्धारित आय सीमा के भीतर नहीं आता है, अर्थात निर्धारित, भारत में जो निर्धारित आय सीमा है उसके अंदर जो आता है उसको दुर्बल बालक कहा गया। अर्थात उसके माता पिता की आय अगर निर्धारित सीमा के अंदर ही है तो उसको दुर्बल बालक की श्रेणी में रखा गया। तो ये दोनों दुर्बल बालक हो गए। और इसमें हम बताएंगे आगे कि इसमें और क्या था। फिर इसमें विहित शब्द का मतलब यहां पर रखा गया कि केंद्र और राज्य, केंद्र और ये विहित का मतलब ये नहीं, विहित का मतलब कानून नियम। तो विहित का मतलब कहा गया कि ये कानून जो हैं वह नियम हैं, उसको उसके रूप में परिभाषित किया गया। फिर विद्यालय के रूप में कहा गया कि आप जितने भी प्रकार के विद्यालय हैं, चाहे वो सरकारी है, गैर सरकारी है, चाहे निजी विद्यालय है, अर्ध सरकारी है, चाहे वो NBS है, KVS है, DSSB है, या जितने भी प्रकार के सैनिक विद्यालय है, जितने भी प्रकार के विद्यालय हैं, वो सभी पर ये कानून क्या होगा, तो लागू होगा। फिर ये तो रही बात कि धारा नंबर 2 की बात। अब धारा नंबर 2 के बाद हम आते हैं धारा नंबर 3 पर। अब धारा नंबर 3 कहता है, अब ये जो धारा नंबर 3 है, ये कहता है निकटतम विद्यालय। अब निकटतम विद्यालय का अर्थ क्या है कि प्रत्येक बच्चे का अधिकार होगा कि वो अपने जितने भी निकटतम विद्यालय हैं वहां पर वो अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा वहां से ग्रहण करें। ये उसका अधिकार होगा। मतलब उसके घर से जितना भी नज़दीकी विद्यालय है वो वहां पर जाकर के अपने शिक्षा को ले सकता है। ये आपका कितना, धारा नंबर 3 हो गया। फिर धारा नंबर 4 कहता है कि जो आयु वर्ग का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि जो भी जिस प्रकार के आयु के बच्चे हैं उसको उस क्लास में स्थानांतरित किया जाए। अब इसको ध्यान से समझिए। अब मान लीजिए कि 6 वर्ष से 14 वर्ष किया गया, तो 6 वर्ष मतलब क्या, 6 वर्ष मतलब पहली क्लास है ना, क्रमशः ये बढ़ता जाएगा 8वीं क्लास तक। तो अगर मान लीजिए कि 6 वर्ष है और कोई बच्चा आया जो कि 10 साल का बच्चा है, अब वो अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है, लेकिन उसके माता पिता को लगा कि ये तो अधिकार अधिनियम जारी हो गया है, तो अब हम बच्चे को दाखिला करवा लें। अब जब दाखिला करवाने आया तो ये तो तकरीबन 10 वर्ष का है। अब 10 वर्ष का है तो फिर हम इसको कहाँ से शिक्षा स्टार्ट करें, तो इसमें कहा गया आयु वर्ग, अपने आयु वर्ग में कि ये तो 6 वर्ष, तो 6, 7, 8, 9, 10, अर्थात इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 5वीं कक्षा में इसका हम एडमिशन लेंगे। अब 5वीं कक्षा में एडमिशन लेंगे तो फिर क्या होगा, दिक्कत क्या होगी, तो फिर ये तो पहले से 4वीं कक्षा तक वो पास ही नहीं किया, तो फिर क्या होगा। तो इसके लिए व्यवस्था की गई कि फिर वो जो विद्यालय है जहां पर एडमिशन हो रहा है, वहां के जो टीचर्स होंगे या हेडमास्टर्स होंगे, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अतिरिक्त तो उसको ट्यूशन करें, अतिरिक्त तो उसको पढ़ाएं, ताकि वो सामान्य कैटेगरी में या सामान्य बच्चों के साथ एडजस्ट होने में मतलब क्या हो, तो सफलता प्राप्त करे। तो इसके लिए इसको अपने आयु वर्ग के बच्चों के साथ क्या होगा, एडमिशन होगा। फिर धारा नंबर 5 कहता है कि टीसी अर्थात टीसी प्राप्त करना, ऐसा कह सकते हैं। टीसी प्राप्त करना अर्थात ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो है वो
बच्चों को प्राप्त करना उसका अधिकार क्षेत्र में आएगा। अर्थात कोई भी टीचर्स, कोई भी हेडमास्टर्स उसको मना नहीं कर सकते हैं कि बेटा हम तुमको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं देंगे, ऐसा नहीं कह सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए कि अगर बच्चा ने एडमिशन लिया किसी भी विद्यालय में, एडमिशन लेने के पश्चात अगर उसको वो 6 महीने तक पढ़ा और 6 महीने के बाद उसको लगा कि नहीं, यहाँ पर जो है वो पढ़ाई की सुख सुविधा बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ की बात व्यवस्था अच्छी नहीं है, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे नहीं हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें रूटीन से नहीं हुआ करती है, यहाँ पर जो वातावरण है वो अच्छे नहीं हैं, वगैरह वगैरह, या फिर उसको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर उसको दूर पड़ रहा है, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। उसको लगा कि नहीं, हम यहाँ पर नहीं पढ़ करके हम दूसरे जगह पढ़ें, तो उन्होंने स्कूल से मांगा कि भैया अब सर जी मुझे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो आप वहाँ से मना नहीं कर सकते हैं कि हम तुमको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको वहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अगर बच्चे ने मांगा है तो आपको देना होगा, नहीं तो दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। फिर जब धारा नंबर 6 क्या कहता है कि जो 1 से 5 तक का स्कूल होगा, जो 1 से 5 तक का स्कूल होगा वो क्या होगा, 1 किलोमीटर के दायरे में होगा, 1 किलोमीटर के दायरे में होगा। और 6 से 8 तक के जो स्कूल होंगे वो 3 किलोमीटर के दायरे में होगा। धारा नंबर 6 कहता है, धारा नंबर 6 कहता है कि मतलब 1 से 5 तक का अर्थात प्रारंभिक कक्षा का जो विद्यालय होगा वो सिर्फ बच्चे के घर से तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में ही होगा। और फिर जो 6 से 8 तक का जो स्कूल है वो बच्चे के निर्धारित स्थान से कितने, तो 3 से अधिक किलोमीटर में नहीं होना चाहिए। अर्थात हमें स्कूल की ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो स्कूल को खुलवाइए, ऐसा इनका कहना था। फिर धारा नंबर 7 कहता है वित्तीय अनुपात। ये कहता है, धारा नंबर 7 कहता है वित्तीय अनुपात। वित्तीय अनुपात क्या, तो 6:60:40 का रेशियो, अर्थात ये केंद्र का होगा और ये राज्य का होगा। अर्थात वित्तीय व्यवस्था जो होगी वो वित्तीय व्यवस्था अर्थात जो पढ़ाने लिखाने पर खर्च होगी वो 60% जो है होगा वो केंद्र देगा और 40% जो होगा वो राज्य देगा, वहन करेगा। और यही अगर पूर्वोत्तर की बात करें, पूर्वोत्तर में यही जो सीमा है वो 90:10 का रेशियो होगा। अर्थात जो 90% होगा वो केंद्र देगा और 10% जो होगा वो राज्य देगा, चूंकि पूर्वोत्तर राज्य जो है वो काफ़ी शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, इसके कारण से। फिर इसके अलावा अब हम धारा नंबर कितने में जाएंगे, धारा नंबर 8, धारा नंबर 8 में जाएंगे। तो समुचित सरकार के कर्तव्य, ये समुचित सरकार के कर्तव्य यहां पर दिया गया है धारा संख्या 8 में। धारा संख्या 8 कहता है कि ये जो समुचित सरकार के कर्तव्य अर्थात जो मतलब व्यवस्था है, स्कूल की व्यवस्था है, चाहे वो रखरखाव की व्यवस्था है, चाहे वो पेयजल की व्यवस्था है, चाहे वो शौचालय की व्यवस्था है, या फिर उसमें उपकरण की व्यवस्था है, उसमें साधन की व्यवस्था है, अर्थात जितने भी सारी, चाहे वित्तीय संचालन की व्यवस्था है, जितने भी सारी चीज़ें हैं वो समुचित सरकार करेगी। अर्थात यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के करेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि राज्य के पास वो ज़्यादा, क्योंकि राज्य वहाँ पर ज़्यादा जिम्मेदारी लेगी, तो हालांकि राज्य सरकार का यहाँ पर जिम्मा ज़्यादा होगा, लेकिन ये समुचित सरकार में न केवल राज्य बल्कि केंद्र और राज्य दोनों का ये दायित्व होगा कि वहाँ जो भी स्कूल की बात व्यवस्था है, रखरखाव है, साधन है, उपकरण है या संसाधन है, उसकी व्यवस्था करे। फिर धारा संख्या 9 ये कहता है स्थानीय प्राधिकार।
ये स्थानीय प्राधिकार को समर्थित करता है। अर्थात धारा संख्या जो 9 है वो कहता है कि स्थानीय प्राधिकार का मतलब है कि चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो ये वार्ड मेंबर हो, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे मतलब जो भी लोकल बॉडी है, लोकल बॉडी का कर्तव्य क्या होगा कि वहाँ पर जो संचालित व्यवस्था है वो किस प्रकार से हो रहा है, संचालित किस प्रकार से हो रहा है, अर्थात धरती पर वो मतलब वास्तविक रूप में वो उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है अथवा नहीं, तो वो जो कार्यान्वयन की जिम्मेदारी होगी वो किसका होगा, तो लोकल बॉडी का होगा। इसके अलावा धारा संख्या 10। अब धारा संख्या 10 क्या होता है कि माता पिता का कर्तव्य। अब माता पिता का कर्तव्य क्या कहता है कि माता पिता का कर्तव्य यहां पर यह है कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि बच्चों का दाखिला करवाना माता पिता का कर्तव्य होगा। अर्थात शिक्षा के लिए दाखिला करवाना माता पिता का कर्तव्य होगा, लेकिन कर्तव्य तो होगा, समझिए, कर्तव्य तो होगा लेकिन बाध्यकारी नहीं होगा। कर्तव्य तो होगा कि बच्चों का दाखिला जो है वो शिक्षा ग्रहण करे, ये तो माता पिता का कर्तव्य होगा, लेकिन बाध्यकारी नहीं होगा, अर्थात आप बाध्य नहीं कर सकते हैं इसके लिए। फिर धारा संख्या 11 ये कहता है आंगनबाड़ी। ये कहता है, धारा संख्या 11 कहता है कि आंगनबाड़ी का ये कर्तव्य होगा कि क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है किसको, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को, अर्थात कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को। लेकिन चूंकि उस समय तक जो बहुत सारे निजी स्कूल हैं वो चालू कर चुका था क्या, LKG, UKG, नर्सरी, बहुत सारी GG, 5G, 4G वगैरह। तो जो भी ये G हैं अर्थात LKG, UKG, नर्सरी वगैरह जो हैं, अर्थात प्री प्रारंभिक जो है उसको हम कह सकते हैं, तो वो क्या है, वो यहाँ पर तो नहीं था, क्योंकि तो माता पिता को लगता था कि अरे वहाँ पर ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, कहाँ, निजी स्कूल में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्री स्कूलिंग भी है। तो प्री स्कूलिंग के चलते यहाँ पर आंगनबाड़ी को ये जिम्मेदारी दी गई कि प्री स्कूलिंग का कर्तव्य किसका होगा, तो आंगनबाड़ी का होगा। लेकिन आज भी धरातल पर कितना हद तक है ये हम लोग सभी लोग जानते हैं। खैर, अब ये हम इसको पहले मिटा देते हैं कि यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं। इसके बाद धारा संख्या 12 में, इसमें 12 में जाने से पहले हम यहाँ से ये कह देते हैं कि अध्याय 4 यहाँ से शुरुआत होती है। जब 4 यहाँ से शुरुआत होती है, इसका जो नाम दिया गया है अध्यापक तथा विद्यालय की भूमिका। अध्यापक तथा विद्यालय की भूमिका अर्थात रोल ऑफ टीचर एंड रोल ऑफ स्कूल, उसकी जो भूमिका है उसको दिया गया है। इसमें 12 में क्या दिया गया, धारा संख्या 12 में कहा गया कि इसमें 25%। हमने धारा संख्या 2 में बात किए थे शब्दावली की। शब्दावली में मैंने बात किया था किसका, असुविधाग्रस्त और दुर्बल बालकों की मैंने चर्चा की थी। आप यहाँ पर देखिए, जो असुविधाग्रस्त बालक हैं, जो मतलब मधेसी हैं, जो यहाँ पर जो घुमंतु लोग हैं, उनके जो बच्चे होंगे जो शिक्षा से काफ़ी दूर दूर तक संबंध उसका नहीं है, जो या फिर करीबन जो SC ST वगैरह हैं, जो मतलब शिक्षा से जिसका दूर दूर तक रिलेशन नहीं है या बहुत दूर है शिक्षा वहाँ से, उसके लिए, और जो दुर्बल का यहाँ पर मतलब है जो निर्धारित आय सीमा है उसके नीचे जो माता पिता हैं, उनके जो बच्चे हैं वो दुर्बल की कैटेगरी में। तो उस समय तक आप देखेंगे, उस समय तक ये 1 लाख रुपए निर्धारित किया था कि 1 लाख रुपए के नीचे जिनकी आय सीमा है उनको, लेकिन वर्तमान में ये 2.5 लाख
ये वर्तमान में ये 2.5 लाख के नीचे जो हैं उसको दुर्बल श्रेणी में रखा गया है, जो जिसको कि हम बीपीएल वगैरह कहते हैं। तो खैर वो तो उनके बच्चों को आप क्या करेंगे, किसी भी, खास करके निजी स्कूल की ही बात होगी, क्योंकि आप सरकारी स्कूल में तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है ही ऑलरेडी, लेकिन निजी स्कूल करके खास करके, या फिर एनबीएस, केवीएस, सैनिक स्कूल वगैरह वगैरह जो अलग अलग प्रकार के डिफरेंट स्कूल हैं, तो उसमें यहाँ पर कहा गया कि ये जो मतलब 25% है, वो 25% का कोटा किसका होगा, तो असुविधाग्रस्त बालक का होगा, दुर्बल बालक का होगा। और अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो आपके लाइसेंस तक जब्त किए जा सकते हैं। इसमें यह कहा गया कि अब जैसे कि मान लीजिए कि कुछ बच्चे यहाँ पर, तो आपने देखा कि 1 to 5, 1 to 8 के लिए अनिवार्य वो निःशुल्क शिक्षा है। अब मान लीजिए कि किसी निजी स्कूल में किसी दुर्बल या असुविधाग्रस्त जो बालक हैं उनका एडमिशन क्या हुआ, तो एलकेजी में हो गया। एलकेजी में हो गया तो एलकेजी में हो गया तो क्या हुआ कि उसमें 3 साल लग गए, अर्थात एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी में 3 साल लग गए। अब जब 3 साल लग गए तो फिर आगे जो 5 साल होगा, अर्थात एलकेजी से लेकर के कक्षा 5 तक की ही शिक्षा केवल क्या होगा, तो मुफ्त की शिक्षा दी जाएगी निजी स्कूल या किसी भी स्कूल में। लेकिन बाकी जो 6 से लेकर के 8 की शिक्षा होगी वो मुफ्त नहीं होगा, बजाते आपको पे करना होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा अगर पहली क्लास में अगर एडमिशन लेता है तो वहाँ से उसको 1 से 8 तक की कक्षा क्या होगी, तो मुफ्त दी जाएगी। तो ये धारा संख्या क्या था, कौन सी थी, तो धारा संख्या 12। अब धारा संख्या 13 में हम चलते हैं। यहां कहा गया अन्वीक्षण की प्रक्रिया। अन्वीक्षण की प्रक्रिया मैंने कहा था प्रवेश से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं। तो प्रवेश से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं, इससे पहले खास करके दिल्ली वगैरह में जो होता था, बड़े बड़े स्कूलों में जो होता था, वो क्या होता था, पहले बच्चों का टेस्ट लिया जाता था। बच्चे अगर सफल हो गए तो माता पिता का टेस्ट लिया जाता था। माता पिता भी सफल हो गए तो फिर से माता पिता और बच्चे दोनों को साथ में बिठा करके इंटरव्यू लिया जाता था। वो भी सफल हो गए, तब उसके बाद क्या लेता था, तो कैपिटेशन फी। ये जो कैपिटेशन फी है, इसको हम क्या कहेंगे, एक प्रकार से अवैध वसूली। अवैध जो फी है, जिसको कि हम डोनेशन के नाम से जानते हैं सिंपल भाषा में, वो एक प्रकार से था कि सब पास हो गए। एक प्रकार से आप बच्चे एडमिशन ले लिए, मतलब बच्चे का टेस्ट हो गया, फिर माता पिता से आपने टेस्ट ले लिया, फिर माता पिता और बच्चे दोनों को साथ में लेकर के टेस्ट ले लिया। उसके बाद सब कुछ पास हो जाता है। उसके बाद पहले ही आपने छान लिया और उसके बाद भी आप कैपिटेशन फी के नाम पर ले लेते हैं। इसको कहा गया व्यक्तिगत फी। व्यक्तिगत फीस के रूप में इसको रखा गया कि इसको ये यहां पर लिया गया। तो कहा गया कि अगर कोई भी स्कूल इस प्रकार की, मतलब जैसे कि माता पिता से साक्षात्कार वगैरह या टेस्ट वगैरह लेता है, तो उसको क्या लिया जाएगा, पहले तो 25,000 जुर्माना किया जाएगा। पहले 25,000 जुर्माना किया जाएगा और बाद में ये 50,000 हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो यहां पर कैंसिल हो जाएगा, उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाएगा। उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाएगा, सीधे लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो अर्थात आप किसी भी प्रकार का कैपिटेशन या व्यक्तिगत फी नहीं ले सकते हैं, या फिर माता पिता से साक्षात्कार आप नहीं ले सकते हैं। यह कहा गया किसमें, धारा नंबर 13 में। इसके बाद हम आते हैं धारा संख्या 14। तो कहा गया अनावश्यक प्रमाण पत्र। अनावश्यक प्रमाण पत्र से मुक्ति। अनावश्यक प्रमाण पत्र से मुक्ति कहा गया।
ये अनावश्यक प्रमाण पत्र से मुक्ति क्या है कि आप जब बच्चे प्रवेश लेने के लिए आते हैं तो आप ये प्रमाण पत्र दीजिए, वो प्रमाण पत्र दीजिए, आप डेट ऑफ बर्थ दीजिए, आप कैटेगरी सर्टिफिकेट दीजिए, आप जातीय प्रमाण पत्र दीजिए, आप आवासीय प्रमाण पत्र दीजिए, इत्यादि इत्यादि विभिन्न प्रकार के आप जो प्रमाण पत्र का डिमांड करते हैं वो आप अगर नहीं है तो उसके कारण आप नहीं वंचित नहीं कर सकते हैं प्रवेश से। अगर आपको नहीं ये सब नहीं है तो आप सीधे क्या कीजिए कि उसके जो माता पिता हैं उसके माता पिता से शपथ पत्र भरवा करके उससे क्या करिए तो एडमिशन ले लीजिए, शपथ पत्र लेकर के एडमिशन ले लीजिए और फिर बाद में ये सब अपना करते रहिएगा। तो इस प्रकार के अनावश्यक प्रमाण पत्रों से यहां पर मुक्ति दी गई। फिर यहां पर धारा नंबर 15 क्या कहता है कि ये जो आप कर रहे हैं 6 माह अर्थात जो सत्र शुरू होता है अमूमन 1 अप्रैल से सत्र शुरू हो जाता है। अब 1 अप्रैल से जो सत्र शुरू होता है उसके 6 माह तक, 6 माह का कितना हो गया लगभग 30 सितंबर तक आप अगर बच्चे आते हैं तो आपको एज यूजुअल आपको क्या ले लेना है, आपको प्रवेश ले लेनी है। लेकिन अगर 6 माह के बाद भी आता है तो अगले 6 माह तक आपको एडमिशन लेना है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर सितंबर में 30 सितंबर तक अगर आ गया तो आपको एज यूजुअल ही लेना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई भी 10 दिसंबर में बच्चा आता है या फिर उनके माता पिता को पता चला कि अभी मुफ्त शिक्षा दी जा रही है तो हम क्यों ना अपने बच्चों को दिलवा दें, तो यहाँ पर एडमिशन लेने दिसंबर में आ गया तो दिसंबर में आ गया तो उसको भी आप मना नहीं कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, एडमिशन ले लेनी होगी और एडमिशन की प्रक्रिया के बाद उसको ट्यूशन आपको खुद से पढ़ाना होगा उसको, जिससे कि उसका जो बाकी का जो 9 महीने का की पढ़ाई है वो फिर से रिकवर हो जाए और फिर वो सामान्य बच्चों की श्रेणी में आ जाए। अब फिर धारा संख्या 16 यहाँ कहा गया 1 से लेकर के 8 तक के बच्चे को फेल नहीं कर सकते हैं या निष्कासित भी नहीं कर सकते हैं। यहां पर जो 1 से 8 तक के बच्चे हैं वो उसको आप ना तो फेल कर सकते हैं और ना ही स्कूल से निष्कासित कर सकते हैं, अर्थात उसको आपको पास करना एक प्रकार की मजबूरी होगी। हालांकि इसका दुष्प्रभाव पड़ा और आज भी हम लोगों को शिक्षा में उसकी गिरावट आई वो हमें साक्षात देखने को मिलता है। लेकिन खैर जो भी था, तो इसमें आप बच्चे को 1 से 8 तक के बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते हैं, साथ ही निष्कासित भी आप नहीं कर सकते हैं। हालांकि राजस्थान ने एक पहल की और 2019 से इन्होंने एक नो डिटेंशन नीति इन्होंने लागू किया 2019 में। राजस्थान सरकार ने नो डिटेंशन नीति लागू किया जिसमें कि कहा गया कि बच्चे को आप 1 से 8 तक के बच्चे को भी आप फेल कर सकते हैं और अगर मान लीजिए कि बच्चा फेल हो जाता है तो उसको 3 महीने बाद एक और आप क्या करिए तो एक और एग्जाम लीजिए और उसमें भी बच्चा अगर फेल हो जाता है तो आप पिछली कक्षा में ही उसको क्या करेंगे रख देंगे। अर्थात अगर 5वीं कक्षा अगर मान लीजिए कि 7वीं कक्षा है, 7वीं कक्षा का बच्चा अगर फेल हो गया और फिर से 3 महीने बाद अगर फिर से वो फेल हो गया तो वो 7वीं कक्षा में ही रहेगा, वो 8वीं कक्षा में प्रमोट नहीं होगा। लेकिन अगर वो 3 महीने बाद जो परीक्षा होती हैं अगर उसमें वो पास हो जाता है तो आप उसको 8वीं कक्षा में प्रमोट कर देंगे। तो इस प्रकार का नो डिटेंशन नीति इसने लागू किया जो कि अच्छी पहल है निश्चित रूप से। इसके अलावा धारा संख्या 17 है, 17 क्या कहता है कि शारीरिक और मानसिक
ये धारा नंबर 17 क्या कहता है कि आप किसी भी बच्चे को आप शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, आप दंड नहीं दे सकते हैं। हालांकि इसका इतना ज़्यादा भयंकर दुष्प्रभाव आया, ये आप साक्षात शिक्षा के ऊपर देख सकते हैं। हालांकि मनोविज्ञान भी इसका सपोर्ट नहीं करता है, मनोविज्ञान भी यही कहता है कि आप शारीरिक या मानसिक रूप से बच्चों को प्रताड़ना न दें, आप बच्चों को दंडित न करें। लेकिन आप ये देखते होंगे कि भय बिनु हो ही न प्रीति वाली बात है। आज के समय में बहुत सारी ऐसी कथाएं होती हैं जो कि शिक्षक के कॉलर पकड़ लिए जाते हैं, शिक्षक को छुरा मार दिया जाता है, शिक्षक पर आक्रमण हो जाता है, या बहुत सारी ऐसी इतस्ततः बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि होता है। तो हालांकि ये बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हुई। क्योंकि मतलब बच्चे को मारना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसको, जिससे कि बच्चा आगे बढ़ सके, उसके कारण थोड़ा सा मतलब कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर उसको अपने साथ रखना वो ज़रूरी भी होता है। खैर, तो ये धारा नंबर 17 है, ये कहता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से अब बच्चों को प्रताड़ित या दंडित नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपको क्या होगा, तो दंड का भागी भी होना पड़ेगा। फिर यह है धारा संख्या 18। यह है बिना मान्यता विद्यालय। ये धारा नंबर 18 क्या कहता है कि बिना मान्यता लिए, बिना अफिलिएशन लिए आप विद्यालय का संचालन नहीं कर सकते हैं। अगर आप पकड़े जाते हैं तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, और दूसरी बार अगर ऐसा होता है तो प्रत्येक दिन 10,000 रुपए, प्रत्येक दिन के हिसाब से 10,000 रुपए का जुर्माना आपसे लिया जाएगा, और साथ ही आप दंड के भागी भी बनेंगे। फिर धारा संख्या 19 अर्थात 19, तो विद्यालय के मानक। ये कहा गया कि विद्यालय के मानक, इसमें धारा नंबर 19 में कहा गया कि विद्यालय के मानक से संबंध है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि चाहर दीवारी की व्यवस्था, जैसे कि पेयजल की व्यवस्था, जैसे कि उपकरण की व्यवस्था, जैसे कि ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था, जैसे कि शिक्षकों की व्यवस्था, जैसे कि कमरों की व्यवस्था, जैसे कि खेल के मैदान की व्यवस्था इत्यादि, बिजली की व्यवस्था, तो इत्यादि जो व्यवस्था है, जो मूलभूत व्यवस्था हैं, जो मूलभूत मानक हैं स्कूल के, वो आपको सरकार के द्वारा, सरकार में कौन कौन सी सरकार, तो केंद्र और राज्य दोनों की सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि वो क्या होगा, तो विद्यालय के मानक का रखरखाव सुनिश्चित करे। और फिर धारा संख्या 20 कहता है, ये भी मानक से संदर्भित है, ये कहा गया, इसमें कहा गया, इस मानक में कहा गया, धारा संख्या 20 में कहा गया कि जो भी मानक फिक्स हैं उसमें वो तो यहाँ पर राज्य और केंद्र मिलकर के व्यवस्था करेगी, अर्थात जो मूलभूत साधन है उसकी देखरेख या उसकी व्यवस्था करेगी। लेकिन जो मानक में चेंजेस करने हैं, जो मानक में परिवर्तन, आप मानक परिवर्तन कर दीजिए। मानक परिवर्तन करने की अगर बारी आएगी कि मानक में परिवर्तन करना है, कि मुझे कुछ और बढ़ाना है या कुछ को घटाना है, तो ऐसी चीज़ों की व्यवस्था जो होगी वो मानक परिवर्तन केवल क्या होगा, केंद्र के पास ये अधिकार होगा कि वो विद्यालय के मानकों में परिवर्तन करे। इसके अलावा धारा संख्या 21 मुझे लगता है कि आपको समझ में आती होगी। 21 जो है वो SMC, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये यहाँ पर SMC क्या है, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसको कि हम विद्यालय प्रबंधन समिति के नाम से जानते हैं, या कार्यकारिणी समिति के नाम से भी इसको जानते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसको हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं, उसके निर्धारण की बात यहाँ पर कही गई। तो इसमें कहा गया कि उस समय था कि यहाँ पर सदस्य कितने होने चाहिए, तो सदस्य इसमें कितने होने चाहिए, तो सदस्य कहे कि सदस्य इसमें 15 होने चाहिए।
लेकिन आज के जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य हैं उसके अनुसार इसमें सदस्य कितने होने चाहिए? 16 सदस्य होने चाहिए। अब 16 सदस्यों में जो 11 सदस्य हैं, 11 सदस्य अर्थात 75% क्या होने चाहिए? अभिभावक होने चाहिए। अर्थात जो बच्चों के माता पिता हैं वो उनको 11 उसमें से वो होंगे, अभिभावक होंगे। फिर 12वां जो होगा वो 12वां होगा स्थानीय, जैसे कि पंच हो गया, चाहे मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, इत्यादि इत्यादि। ये सब जो है अर्थात लोकल बॉडी वाला, तो लोकल बॉडी वाला अर्थात पंच, मुखिया वगैरह वगैरह जो होता है वो 12वां होगा। 13वां क्या होगा? तो अध्यापक होगा। 13वां क्या होगा? अध्यापक होगा। 14वां क्या होगा? तो पदेन सचिव, जिसको कि हम HM भी बोलते हैं, हेडमास्टर। तो ये पदेन सचिव भी होते हैं विद्यालय के। तो पदेन सचिव होते हैं अर्थात HM, हेडमास्टर 14वां होगा। और 15 और 16 जो होगा वो या तो विधायक होगा या विधायक के द्वारा जो निर्धारित होंगे 2 सदस्य होंगे या नामित सदस्य होंगे, वो 2 नामित सदस्य होंगे, विधायक के द्वारा दिए गए नामित सदस्य। अब इसमें जो 11 होंगे वो 11 में क्या होंगे? 6 कम से कम या 50%, आप ऐसा कह सकते हैं, 50% महिला किस लिए? क्योंकि महिला में ज़्यादा ममतामयी ज़्यादा होती हैं, सहनशील ज़्यादा होती हैं, उसमें मतलब सहन शक्ति ज़्यादा होती हैं। क्योंकि पुरुष क्या होता है? तुरंत तनफना जाता है, तुरंत गुस्सा कर लेता है, क्रोधी स्वभाव का ज़्यादा होता है। इसके कारण से 50% महिलाओं को दिया गया। फिर एक कम से कम SC ST वगैरह भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पर व्यवस्थित किया गया कि यहाँ पर कितने लोग होंगे इस कार्यकारिणी समिति में या विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने लोग होंगे? तो 16 सदस्यीय टीम होगी। अब 16 सदस्यीय टीम होगी, इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए कि साधारण सभा, अब ये जो, इससे पहले ये जान लीजिए, ये जो विद्यालय प्रबंधन समिति होगी इसका जो कार्यकाल होगा वो 2 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा? 2 वर्ष का होगा। और 2 वर्ष का होगा और ये प्रत्येक महीने इसकी कार्यकारिणी की बैठक होगी। वहां पर निर्धारित किया जाएगा कि क्या चल रहा है, क्या चलना चाहिए, किस प्रकार से विकास हो रहा है, किस प्रकार से विकास होना चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी है उसके लिए मीटिंग होगी प्रत्येक महीने। खास करके अमावस्या तिथि को ये निर्धारित किया गया, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप दूसरा भी फिक्स कर सकते हैं। खैर, दूसरा होता है एक साधारण सभा। साधारण सभा में क्या होता है? तो पूरे गांव या ऐसा कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि 2-3 गांव को मिला करके एक अगर स्कूल है, तो वहां पर जितने भी पूरे 2-3 गांव हैं वो वहां के सारे जो गांव के सदस्य होंगे या जो भी बच्चे के अभिभावक होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? इस साधारण सभा में शामिल होंगे। और इस साधारण सभा के द्वारा ही ये 16 सदस्यीय टीम जो विद्यालय प्रबंधन समिति होगी इसका भी गठन यही साधारण सभा के द्वारा ही किया जाएगा। और इसका जो बैठक होगा वो प्रत्येक 3 महीने पर, इसका जो बैठक होगा साधारण सभा का जो बैठक होगा वो क्या होगा? प्रत्येक 3 महीने पर ये इसकी बैठक होगी। तो काफ़ी मैंने बता दिया है, फिर भी चलिए 1-2 और बता देते हैं। 21 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और हम आते हैं धारा संख्या 22। ये भी जो है SMC से संबंधित है, अर्थात स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से ही, विद्यालय प्रबंधन समिति से ही संबंधित है। ये विद्यालय विकास योजना, ये विद्यालय विकास योजना का गठन करेगी, जो कि ये 3 वर्ष के लिए होगा। क्या होगा? 3 वर्ष के लिए होगा। और 3 वर्ष के लिए होगा, उसमें प्रत्येक एक वर्ष के लिए अर्थात उपयोजना होगी। क्या होगी? उपयोजना होगी। प्रत्येक 3 वर्ष में एक वर्ष के लिए उपयोजना होगी। अर्थात हमें एक वर्ष में क्या करना है,
क्या लक्ष्य निर्धारित करना है, एक वर्ष में फिर दूसरे वर्ष में क्या करना है और तीसरे वर्ष में क्या करना है, ये प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित की जाएगी। तो ये भी विकास योजना है जिसकी उपयोजना एक प्रत्येक वर्ष के लिए बनाई जाएगी। ये 3 वर्ष का होगा। फिर धारा संख्या 23, शिक्षक पद के लिए वेतन, योग्यता और सेवा शर्त। इसने कहा कि शिक्षक पद के लिए वेतन, योग्यता और सेवा शर्त की इसमें जिम्मेदारी होगी कि मतलब वेतन कितना हो वो भी निर्धारित यही धारा करती है। अर्थात 23 धारा जो है वो शिक्षक के लिए कितना वेतन होना चाहिए, किस ग्रेड के किस शिक्षक के लिए कितना वेतन होना चाहिए, फिर योग्यता, न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए, अधिकतम योग्यता कितनी होनी चाहिए, फिर मतलब कितना वर्ष होना चाहिए, अर्थात कम से कम कितना वर्ष का होना चाहिए शिक्षक, मैक्सिमम कितने वर्ष के होने चाहिए, सेवा शर्त कैसी होनी चाहिए। तो ये जो आप आज टेट सीटेट वगैरह जो देख रहे हैं ये इसी के बाद आया। फिर सेवा शर्त का निर्धारण किस प्रकार से होनी चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो इसी धारा के अंतर्गत, अर्थात धारा संख्या। फिर धारा संख्या 24, तो इसमें कहा गया कि शिक्षक के कर्तव्य और समस्याएं। इसमें कहा गया कि शिक्षक के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, इसको डिसाइड करना इस 24 धारा में कहा गया कि क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, ये सब सारी चीज़ें जो हैं धारा संख्या 24 में आती हैं। फिर शिक्षकों से संबंधित समस्याएं कि शिक्षकों को जो बहुत सारी समस्याएं आती हैं उसका जो निवारण होगा वो भी इसी धारा के अंतर्गत आती है। फिर धारा संख्या 25, धारा संख्या 25 में कहा गया शिक्षक छात्र अनुपात। शिक्षक छात्र अनुपात, इसमें कहा गया कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो एक रेशियो में होना चाहिए। और इसमें जो अगर मान लीजिए कि जो भी अनुपात हैं उसमें अगर मान लीजिए कि जो अभी विद्यालय हैं उनके पास अगर ऐसा अनुपात नहीं है तो वो क्या करेगी, तो आगे के 3 वर्ष के अंदर वो अपना शिक्षक और छात्र का जो रेशियो है उसको ठीक ठाक कर लेगी, अन्यथा की स्थिति में दिक्कत होगी। फिर इसके अलावा हम हालांकि बहुत सारे धारा को पढ़ लिए, फिर चलिए एक और बता देते हैं 26। ये बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब इसमें कहा गया कि खाली पद, इसमें खाली पद में कहा गया कि आप जितनी रिक्त सीटें हैं किसी भी विद्यालय में, जितनी रिक्त सीटें हैं उसका 10% से ज़्यादा आप खाली पद नहीं रख सकते। अर्थात शिक्षकों की जितनी सीटें हैं वहाँ रिक्ति में 10% से अधिक आप रिक्ति नहीं रख सकते हैं किसी भी कीमत पर, ऐसा कहा गया। तो मुझे लगता है कि आप क्योंकि बहुत अभी 38 हैं तो लेकिन मैक्सिमम जो इस जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोटल इसमें समाहित हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये RTE 2009 को आप बेहतर ढंग से पढ़े होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।